So, good morning, students. Today we'll start with lesson number 29, chapter 3, and we're starting with current electricity. तो उसमें आज हम देखेंगे कई important points. एक तो किरचॉफ रूल्स क्या हैं, we'll study about drift velocity, relaxation time, mobility. उसके बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने वाले हैं, 3 मार्क्स ईच, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और एक करंट की। फिर इन्हीं दो फार्मूलेज को यूज़ करके हमने एक और 3 मार्क क्वेश्चन करना है, नेमली द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। सो लेट अस स्टार्ट विद द किरचॉफ रूल्स। देयर आर 2 रूल्स इन दिस। एक को जंक्शन रूल कहते हैं, दूसरे को लूप रूल कहते हैं। जंक्शन रूल जो है वो बेस्ड है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो लूप रूल है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हेन वी डू दीज रूल्स then you will automatically understand why this rule should be based on law of conservation of charge. Let me say the first junction rule in very simple language. जितना करंट एक जंक्शन के पास आता है उतना ही करंट उस जंक्शन से दूर जाता है। मतलब सम ऑफ द करंट्स अराइविंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। अब जैसे यहाँ पे ये एक जंक्शन है, मान लिया यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 है, तो सम ऑफ द करंट्स हो गया I1 प्लस I2। तो इस जंक्शन से कितना करंट बाहर जा रहा है? I3। दैट्स वाई वी से I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोजिंग आई से कि यहाँ पे 3 कार्स आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, 2 आर कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो कैन यू प्रिडिक्ट कि यहाँ पे कितनी कार्स मिलेंगी? इट विल बी 3 प्लस 2। सो दैट्स वाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको सिंपल वे में और बताऊंगा। मान लिया यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ पे कोई बता दे कि 7 एम्पियर करंट है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 3 एम्पियर करंट होना चाहिए, because 7 plus 3 can make 10. Now let us begin with the loop rule. It states that in a closed loop का मतलब है जिस पॉइंट से स्टार्ट किया घूम के वापस उसी पॉइंट पे आना है, दैट इज ए क्लोज्ड लूप। इन ए क्लोज्ड लूप जो एल्जेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स है एंड जो एल्जेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। डू नॉट गेट वरीड अबाउट द 2 वर्ड्स। पहला था एल्जेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स, दूसरा वर्ड है एल्जेब्राइक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले का एल्जेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स एंड एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट of the product of current and resistance वो 0 होता है in a closed loop. Please do not be worried about it. Let me explain what is the meaning of algebraic. Firstly, we will talk about this. There are some sign conventions. To understand the sign conventions, आप पहले सर्किट डायग्राम को एक बार देख लें। इस सर्किट डायग्राम में एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2 एंड लेट अस से कि एक करंट I इस तरीके से फ्लो कर रहा है सर्किट में। ये जो ब्लैक एरो से दिखाया है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट है। अब इसके अंदर एक सेल है जिसकी EMF E1 है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब हम एल्जेब्राइक सम लिखेंगे तो हमने कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, जैसे जब डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ सर्किट लाइन
ये लाइन क्या है? सर्किट लाइन। इसको आप उल्टा भी बना सकते थे। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो ये सर्किट लाइन बन गई एक, मतलब ये क्लोज पाथ कहलाएगा ए बी सी डी ए बी सी डी ए। तो मैं साइन कन्वेंशंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला साइन कन्वेंशन ये है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट and direction of the circuit line that you have chosen, अगर वो दोनों सेम हैं तो जो प्रोडक्ट लोगे करंट का और रेजिस्टेंस का, उसको नेगेटिव लेना है। May I repeat again? If the direction of the current and the direction of the circuit line that you have chosen, अगर वो दोनों डायरेक्शन सेम हैं तो इस प्रोडक्ट को, करंट इनटू रेजिस्टेंस को, नेगेटिव लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा इज अबाउट द ईएमएफ। अगर देखिए सर्किट लाइन की डायरेक्शन, इसमें करंट का कोई लेना देना नहीं है, सर्किट लाइन की डायरेक्शन पॉइंट करे फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऐसी ईएमएफ को पॉजिटिव माना गया है। अब जैसे यहां पे आप देखें, सर्किट लाइन की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नेचुरली ये जो ईएमएफ है विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये जो दो बातें अभी मैंने आपको बताई, इसको अब मैं इस क्लोज पाथ में ए बी सी डी ए में यूज करके दिखाऊंगा। हम चले कहां से? ए से। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आए रुक गए। यहां प्रोडक्ट क्या होगा? आई इंटू R1, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, इसलिए प्रोडक्ट लिख दिया माइनस आई इंटू R1। चलो आगे चलते हैं। प्लस यहां पे भी रेजिस्टेंस है, यहां पे करंट और सर्किट लाइन की डायरेक्शन फिर सेम है, इसलिए ये प्रोडक्ट विल बी व्हाट? नेगेटिव। फिर आगे आइए, अब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसकी ईएमएफ को नेगेटिव लेना होगा। आगे चलिए, आप सर्किट लाइन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, आप इंक्रीज कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, तो उस ईएमएफ को प्लस कहेंगे। एंड द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल दिस इज व्हाट? 0। ये जो अभी हमने लर्न किया है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इट विल हेल्प अस टू सॉल्व इवन ए 5 मार्क क्वेश्चन। नाउ लेट अस बिगिन लर्निंग अबाउट 3 टर्म्स। एक को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, दूसरे को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और तीसरे को मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम कोई वोल्टेज कुछ नहीं लगाते तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं और इनकी एवरेज वेलोसिटी टर्न्स आउट टू बी 0। लेकिन अगर हम एक बैटरी लगा दें अक्रॉस दिस कंडक्टर तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगता है, यू विल बी सीइंग लिटिल लेटर, और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होने लगते हैं एंड दे बिगिन टू मूव विद ए स्टेडी वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये फाइनल स्टेडी वेलोसिटी है एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। आप ये समझ लें, फाइनल स्टेडी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम देखें। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो एक एवरेज टाइम इंटरवल है बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स सफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। देखिए, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड कर सकता है विद द फर्स्ट,
उस कोलिजन के बाद इट कैन ट्रैवल फॉर सम टाइम t1, अगेन कोलाइड, देन मूव फॉर ए टाइम t2। तो हम अगर इन जो टाइम थे t1, t2, t3, इन सब टाइम की एवरेज निकाल लें, तो वो जो एवरेज टाइम इंटरवल है बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसको वी विल बी कॉलिंग इट एज रिलैक्सेशन टाइम। यू मे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे कि देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो लेट अस ट्राई एंड फिगर आउट कि रिलैक्सेशन टाइम पे उसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाएंगी, और स्पीड ज़्यादा होने से जो कोलिजन्स हैं सफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर वो बढ़ जाएंगे। तो जो एवरेज टाइम इंटरवल निकलेगा एवरेज, वो कम होगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये अच्छे से याद कर लें कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। थर्ड टर्म है मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। देखिए, इसका फॉर्मूला है V∑d डिवाइडेड बाई E। डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप खुद इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर E की वैल्यू को 1 लगा दें तो हम कहेंगे दैट जो मोबिलिटी है ऑफ ए चार्ज कैरियर इज इक्वल टू व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट टर्म इज कॉल्ड एज म्यू, द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। स्टूडेंट्स, एग्जाम में मोबिलिटी की यूनिट भी पूछी है और डायमेंशन भी पूछा है। अब देखें यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी। ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है वोल्ट पर मीटर। तो ये है वोल्ट पर मीटर, ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स हाउ यू कैन सिंप्लीफाई एंड राइट द यूनिट। अब हम इसकी डायमेंशन को देख लेते हैं। ऊपर V∑d है, स्पीड है, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, तो L⁻⁻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 ⁻
निकाल के दिखा रहा हूं। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास m, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये चार्ज होता है a इंटू टी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो mL(T⁻³ इंटू एम्पियर आ जाएगा, उसको यहां लगा देंगे एंड देन फाइनली वी विल गेट दिस एज द डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। अब हम स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन करने जा रहे हैं। ये 3 मार्क के एग्जाम में आती है कि शो दैट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई अपॉन स्मॉल एम इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे एक कंडक्टर दिखाया है कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सभी जानते हैं that the direction of the electrical field is always from positive to negative, and the formula for electrical field is V divided by L. I hope you remember कि जो electrons हैं which are negatively charged, उन पे एक force लगता है due to this electrical field। किस direction में? In a direction opposite to the electrical field। तो force का formula होता है charge multiplied by electrical field। फोर्स को अब हमने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गई माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे जाते हैं तो उन पे फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन होती है।
नाउ वी यूज ए सिंपल फार्मूला विच यू लर्नड इन लोअर क्लासेस, वो था कि वी नो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए, अगर आप यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी और यहाँ पे एवरेज टाइम इंटरवल की बात करनी पड़ेगी। तो वो जो फाइनल स्टेडी वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होगी, और a मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो v सफिक्स d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू यहां से देख के लिख दी, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? देखिए, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उनकी क्या डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन्स किधर को ड्रिफ्ट कर रहे हैं? इधर को ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर को है? टू द राइट। इसलिए भी से कि ये माइनस साइन यही बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर को जो है और इलेक्ट्रिकल फील्ड दे आर पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब we want to convert this electrical field in terms of voltage V by L। ये कई बार हमको करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जगह अब हम लिख देंगे V by L। तो ये भी एक फार्मूला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई अपॉन m इंटू V by L मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम। स्टूडेंट, नाउ मे आई आस्क यू कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? आप यहां देख रहे हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये डेरिवेशन 3 मार्क्स की आती है एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज इक्वल टू एन ई ए वी सफिक्स डी। आपको बता दूं, यहाँ एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। सभी जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो स्मॉल n होता है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड बी फाउंड इन ए यूनिट वॉल्यूम। इसको स्टाइलिश लैंग्वेज में कह देते हैं कि स्मॉल n इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n नंबर है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस सिलेंडर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू L। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इतने सारे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? n मल्टीप्लाइड बाई a इंटू एल। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई ही। तो वो जो टोटल चार्ज है इज इक्वल टू स्मॉल ई एन ए इंटू एल। अब मान लिया ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं इन ए टाइम कैपिटल टी। तो अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स बाई टी। तो यू में आस्क कि ये Q बाई टी क्या होगा? आपने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि Q बाई टी होता है करंट, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो करंट की वैल्यू है एन ई ए वी सफिक्स डी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रू न्यूमेरिकल्स वी आर गोइंग टू सी कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये बहुत स्मॉल होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ऑल्दो दीज टर्म्स आर वेरी वेरी स्मॉल,
हाउ कम द वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स लार्ज। तो जो करंट की वैल्यू लार्ज होती है इज ड्यू टू दिस फैक्टर एन, विच इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कैन बिकम लार्ज इन ए सर्किट बिकॉज एन इज वेरी वेरी लार्ज इन ए कंडक्टर। तो ये दोनों डेरिवेशन स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको काइंडली याद कर लीजिए। We have just done two very important questions। एक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फार्मूला और एक था करंट। तो आज अभी इसमें ये दोनों फार्मूलेज यूज होंगे टू प्रूव ओम्स लॉ एंड देन टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टॉ। E is the charge on the electron, mass on the electron, E इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को लिखा जा सकता है V अपॉन L। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये हो गया। अब हम कोट करते हैं कि वी नो I इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, N E A V सफिक्स D। अब हमने V सफिक्स D की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो N E A और V सफिक्स D की जगह E बाई M V बाई L इंटू रिलैक्सेशन टाइम लिखा। तो अब हमने क्या किया कि जो वोल्टेज वाली टर्म है उसको नीचे ले गए। तो I बाई V विल बी, इन टर्म्स को थोड़ा सजा के लिखा, N E स्क्वेयर इंटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई M। क्या बच गया था, A डिवाइडेड बाई L। अब आपने इस टर्म को I बाई V वाली को एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करना है, उल्टा करना है। तो V बाई I विल बी M डिवाइडेड बाई N E स्क्वेयर इंटू रिलैक्सेशन टाइम L बाई A। ये M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है। एट ए गिवन टेम्परेचर जो नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है। मतलब ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में, ये एक कांस्टेंट है फॉर ए गिवन कंडक्टर, और इस कांस्टेंट को हम R कह सकते हैं, कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरीके से V becomes equal to I into R। तो जस्ट टू ब्रश अप अगेन, एग्जाम के लिए अपने याद करना है कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले से स्टार्ट करना है। उसमें वो वोल्टेज वाली एक टर्म आएगी V बाई L आएगी, उसके बाद हमने करंट का फॉर्मूला लिखना है और वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर से लिख थी उसको वहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है। पहले I बाई V आएगा, फिर V बाई I आएगा। तो जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं वो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन कंडक्टर, वो एक कांस्टेंट है कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो टर्म है इसको हमने R कहा है। अब हम एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी डिराइव करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, अभी हमने देखिए यहाँ से देख के लिखा, M डिवाइडेड बाई N E स्क्वेयर एंड देन L बाई A। सो वी नो कि R इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N E स्क्वेयर इंटू L बाई A। स्टार्टिंग वाले वीडियो में हमने देखा था R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये L बाई A कट जाएगा और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा M डिवाइडेड बाई N E स्क्वेयर इंटू रिलैक्सेशन टाइम। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दैट ये तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है। तो व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स? इट डिपेंड्स अपॉन ये N क्या है, नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। In the sample papers,
दे हैड आस्क्ड कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम पहले ये फार्मूला कोट करते हैं और यहां से कहते हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है कि इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। अब हम बात कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी आपने देखा था कि जो रेजिस्टिविटी का ये फार्मूला था, तो जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी रिलैक्सेशन टाइम। सो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इट कंट्रोल्स द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रिलैक्सेशन टाइम कंट्रोल्स किसको? द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। एक और चीज देखें, हमने एक और फार्मूला देखा था कि V सफिक्स D इज माइनस स्मॉल e अपॉन m इंटू E इंटू रिलैक्सेशन टाइम। तो V सफिक्स D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, इट कंट्रोल्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो आप सिंपल वे में समझें कि अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप कह दें कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कंट्रोल करती है टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप कह दें कि जो रिलैक्सेशन टाइम है इट कंट्रोल्स द रेजिस्टिविटी। ये यूज़ करते हैं तो आप कह दें कि इट कंट्रोल्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड the two important formulas, एक था V suffix D is small e capital E divided by m into relaxation time। दूसरा फार्मूला था कि I is equal to n e a V suffix D। स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। जो पहला फार्मूला है कौन सा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टॉ, वो तब लगाया जाता है जहां वोल्टेज कांस्टेंट हो। और जो सेकेंड फार्मूला है I इज इक्वल टू एन ई ए वी सफिक्स डी, उसको वहां लगाते हैं जहां करंट कांस्टेंट हो। तो किसी भी सिचुएशन में जो अब रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर हमको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है कि इसमें क्या चीज कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट है तो उसका फार्मूला अलग है, करंट कांस्टेंट है तो उसके लिए फार्मूला अलग है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ही सेज फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट केस टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड केस। जस्ट टू एक्सप्लेन द डायग्राम, हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, रेजिस्टिविटी सेम है, एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ 5L है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। मतलब जो फर्क है वो सिर्फ लेंथ में है। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी रेशो निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले वी ट्राई टू फिगर आउट कि इन दोनों केसेस में, सिचुएशंस में क्या चीज कांस्टेंट है। तो वी से यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो फिर हमें एक ही फार्मूला है कि V सफिक्स D इज माइनस स्मॉल ई कैपिटल E डिवाइडेड बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम। अब हम E को लिखते हैं V बाई L। अब आप देखें E तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वैसे ही कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, और इस केस में वोल्टेज भी कांस्टेंट है। तो वी कम टू द कंक्लूजन कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लर्न कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। Vd2 डिवाइडेड बाई Vd1। अभी हमने क्या देखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 2 वाले के साथ लेंथ क्या है, 5L इन्वर्स, और Vd1 के साथ लेंथ कितनी थी,
एल, और वो इन्वर्स है तो उल्टा, तो ये रेशियो आ गई 1/5। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है सेकंड केस में वो 1/5 टाइम्स है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस। इतना आसान था। इसमें जो जानने की चीज़ है वो सिर्फ ये है कि क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है इसलिए हमें ये फार्मूला लगाना है। नाउ इन दिस क्वेश्चन, ये 3 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है वी डी एक्स अपॉन वी डी वाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एक्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वाई। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ही सेज हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक एक्स है एक वाई है। दोनों की लेंथ जो है इट इज़ इन द रेशियो 1:2। मतलब इसको 1L कहूँ तो इसको 2L कहना पड़ेगा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं दे आर इन द रेशियो 2:3। इसको 2A कहूँगा तो उसको 3A कहना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ एक्स है इलेक्ट्रॉन्स की एक्स में, वो 2 टाइम्स है नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वाई। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि दो वायर्स हैं एक्स एंड वाई, उनकी लेंथ ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स एंड वाई दे आर रिलेटेड लाइक दिस। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज कि पहले इन दोनों वायर्स को एक्स एंड वाई को सीरीज में लगाया है विद ए वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी डी एक्स, यहाँ पे कुछ और होगी वी डी वाई, तो हमें उसकी रेशो निकालनी है। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है? करंट कांस्टेंट है। क्योंकि करंट कांस्टेंट है इसलिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEA_V_d। आप देखें करंट तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, इसका मतलब V_d इंटू N इंटू A वो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है to the number density of free electrons and what cross sectional area। अब देखें स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख के देखते हैं, वी डी एक्स अपॉन वी डी वाई। ये वी डी एक्स ऊपर है तो एक्स की टर्म्स नीचे आएंगी, तो एन सफिक्स एक्स ए सफिक्स एक्स। वी डी वाई ये इन्वर्सली है तो उल्टा जाएगा, तो एन वाई इंटू ए वाई। अब यहाँ पे एन सफिक्स एक्स की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दी 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये कट गया और ये आ गया 3:4। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है कि इन्हीं वायर्स को अब हमने पैरेलल में लगाया है टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ होगी वी डी एक्स, यहाँ पे कुछ और होगी वी डी वाई, उनकी रेशो निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टू रियलाइज, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है इसलिए यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट होगी, एंड देयरफॉर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लगाना है स्मॉल ई अपॉन एम V/L इंटू द रिलैक्सेशन टाइम। आप खुद भी देख सकते हैं, ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम। सो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो वी डी एक्स अपॉन वी डी वाई लिख दिया और रेशियो आ गई 2:1। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको एक बार आप फिर से कर लें। आपने जो सिर्फ समझना है वो यही है कि इस केस में ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि करंट कांस्टेंट है, इस केस में ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है। In the next question he says, how will the following change? Let me explain the diagram. ये एक कंडक्टर है ऑफ लेंथ L0 और इसका डायमीटर है D0। इट इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V0। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी VD0 होगी। तो ही सेज
कि कुछ चेंजेस लाए हैं वोल्टेज में, लेंथ में और डायमीटर में, तो हाउ विल द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंज। मान लिया ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट है, सभी जानते हैं फार्मूला इलेक्ट्रिकल फील्ड होता वी नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट, और रेजिस्टेंस का भी फार्मूला सभी जानते हैं रो एल डिवाइडेड बाई ए, एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वेयर, और वो जो रेडियस है वो डी नॉट बाई टू का होल स्क्वेयर। तो हमने पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला लिख लिया और रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख लिया। अब हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर फाइनली वोल्टेज को वी नॉट बाई टू कर दें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने सिर्फ फार्मूला लगाना है, वोल्टेज की जगह वी नॉट बाई टू लगा दिया, ये एल नॉट, मतलब 1/2 ऑफ वी नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट, और वी नॉट अपॉन एल नॉट वॉज नथिंग बट ई नॉट। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या हो जाएगी, हाफ। देन ही सेज कि अगर लेंथ को हाफ कर दें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको फार्मूले पे ध्यान रखना है। तो वी नॉट डिवाइडेड बाई जो फाइनल लेंथ है वो एल नॉट बाई टू, ये 2 ऊपर चला गया, वी नॉट बाई एल नॉट इज नथिंग बट ई नॉट, तो 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि अगर डायमीटर को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यू विल से इस टर्म के अंदर कोई भी टर्म नहीं है, फार्मूले में कोई भी टर्म नहीं है कंटेनिंग डायमीटर, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड विल रिमेन द सेम। यही तीनों चीज़ें अब हमको फिर से यूज़ करनी है टू आंसर द क्वेश्चन की फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है, इसके अंदर तो कोई टर्म नहीं है वोल्टेज की, इसलिए जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू आर नॉट इटसेल्फ। दूसरी पॉइंट आप देखें, हाउ इज रेजिस्टेंस रिलेटेड टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर लेंथ हाफ हो गई है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। व्हाट अबाउट द डायमीटर, अगर डायमीटर को डबल कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ डी नॉट लिखना पड़ेगा, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ आर नॉट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस अनदर 2 मार्क क्वेश्चन। ये है हाउ विल द फॉलोइंग चेंज इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट्स लेंथ 3 टाइम्स। लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम। एक वायर है कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V और इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v/d0। इस वायर को स्ट्रेच किया गया है ताकि इसकी फाइनल लेंथ बन गई 3 टाइम्स ऑफ एल नॉट एंड इज कनेक्टेड टू द सेम वोल्टेज सोर्स। हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है कि व्हाट विल हैपन टू द फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइनल रेजिस्टेंस एंड फाइनल रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि क्योंकि दोनों केसेस में वोल्टेज सेम है, इसका मतलब V इज़ कांस्टेंट, इसलिए हमको ये फॉर्मूला लगाना है V/d0 इज इक्वल टू E/m V/L इंटू रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है दोनों केस में, और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। तो जो V/d0 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ L0, तो इसको मैं L0 कह सकता हूं। अब हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड टू द लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, तो V/d0 डिवाइडेड बाई 3। दूसरा, अगर पहले रेजिस्टेंस इसका R0 है तो अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं टू n टाइम्स तो इसका जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, हमने याद किया था कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है स्ट्रेचिंग के केस में वो n² टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस होता है।
तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो ये 9 टाइम्स ऑफ R0 हो जाएगा। व्हाट अबाउट द रेजिस्टिविटी? स्टूडेंट, जब हमने ये पढ़ा अबाउट रेजिस्टिविटी तो हमने कहा था कि डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये मटेरियल वही है, तो शेप कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मटेरियल वही है, इसलिए रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। चलिए एक और क्वेश्चन कर लें। इस डायग्राम में एक कंडक्टर दिखाया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। देखिए ये इंक्रीज कर रहा है टू द राइट, एंड इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ दीज टर्म्स जो यहां लिखी हुई हैं विल रिमेन द सेम। तो स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज सर्किट है और हमने लर्न किया था कि सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। व्हाट अबाउट करंट डेंसिटी? आप जानते हैं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता I डिवाइडेड बाई A। तो आप देख रहे हैं कि एज वी गो टू द राइट एरिया चेंज हो रहा है, और जब एरिया चेंज होगा तो करंट डेंसिटी विल ऑल्सो चेंज। नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? वो लगाना चाहिए जिसमें करंट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला लगाया। I कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब A इंटू वी सफिक्स डी इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब वी सफिक्स डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और क्योंकि एरिया चेंज हो रहा इसलिए वी सफिक्स डी विल ऑल्सो चेंज। अब ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो V सफिक्स D इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E अपॉन M मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है? E कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब V सफिक्स D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा है। एक तो V सफिक्स D की डेरिवेशन, एक करंट का जो किया, एक था प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। रीजनिंग क्वेश्चंस में मैंने आपको ये जो 2 फार्मूले थे V सफिक्स D वाले और करंट वाला, उनके ऊपर बेस्ड ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस कराएं, इनको आप अच्छे से कर लें। थैंक यू।